Okay. So last time, this was the last problem that we solved in the last video. Yes. आंसर 12 वोल्ट आया था कुछ, ठीक है। तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी भी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं जो इंडक्टर में ही डिस्कस करनी है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। See, next point which are related to inductor. Okay, then I'm starting now. So I hope everybody is in now. आ गए हैं जिनको आना था। So let's begin. Okay. Okay. So our topic that is going on, the topic is self-induction. Okay. Now see, I'll starting now. Now see, self-inductance में see this now. Suppose ये एक आपका inductor है. This is solenoid. It is solenoid is now also known as inductor. ठीक है। जब भी ये सोलेनॉइड ही है, लेकिन अगर इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, तो फिर इसको इंडक्टर भी बोल सकते हैं। इट्स आल्सो नोन एज इंडक्टर। इंडक्टर हर उस चीज को बोल सकते हैं जिसमें इंड्यूस ईएमएफ होता है, इंडक्टर। अब देखो, सपोज आपने सोलेनॉइड को अपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, लाइक दैट, ठीक है, और इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, ठीक है, आई करंट इज फ्लोइंग राइट नाउ इन दिस इंडक्टर। तो होता क्या है कि इस इंडक्टर में ना एक एनर्जी स्टोर्ड है, देयर इज अ एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर। अभी एनर्जी क्यों स्टोर हुई है और कितनी है इस एनर्जी का वैल्यू, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस एनर्जी, वो सब हम लोग करेंगे। तो उस टॉपिक को बोले एनर्जी इन द इंडक्टर। तो नेम ऑफ द टॉपिक इज एनर्जी इन एन इंडक्टर। ठीक है, एनर्जी इन एन इंडक्टर। तो सी, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही उठता है कि एनर्जी कहां से आ गई इसमें। अभी ये जो आपको सामने फिगर दिख रही है, देखो उसको, इसमें ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड को मैं इंडक्टर बोल रहा हूँ, इसमें एनर्जी आई कहां से, पहले तो वो पता लगा होगा। एक बात बताओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। करंट आपने कभी ना कभी सर्किट को कनेक्ट किया होगा और करंट स्टार्ट हुआ होगा ना। सो सी, सपोज दिस इज अ सर्किट, ये स्विच ओपन था। जब ये स्विच ओपन रहेगा तब तो करंट जीरो रहेगा इस सर्किट में, आई इक्वल टू जीरो, राइट। और व्हेन यू क्लोज दिस स्विच, सब आपने स्विच को ऐसे क्लोज किया, प्लीज इमेजिन जो मैं बोल रहा हूँ, स्विच आपने क्लोज किया तो करंट इसमें ग्रो करना स्टार्ट करेगा ना। यस Yes. एक बात बताओ, जब करंट ग्रो करना स्टार्ट करेगा तो आपको मालूम है करंट से ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, करंट फील्ड, ऐसे देखो फ्लक्स बनेंगे ये। इमेजिन करो कि जो करंट है ना वो ग्रोइंग स्टेज में है, करंट अभी ग्रो हो रहा है, फ्रॉम जीरो वैल्यू इट स्टार्टेड, फ्रॉम जीरो वैल्यू इट इज ग्रोइंग, करंट अभी ग्रो हो रहा है सर्किट में। तो ये फ्लक्स जो है ना, देखो फ्लक्स मैंने बनाए हैं मैग्नेटिक लाइंस, ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाई है वो फ्लक्स भी ग्रो करेंगे, क्योंकि एक रूल था, हमने लास्ट टाइम बताया था, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कॉइल। करंट, यस। तो सोचो, जब करंट जब ग्रोइंग स्टेज में है, जब करंट अभी भी ग्रो हो रहा है, तो फ्लक्स भी ग्रो होंगे, और फ्लक्स ग्रो होंगे मतलब फ्लक्स आर चेंजिंग थ्रू द इंडक्टर, एंड व्हेन द फ्लक्स आर चेंजिंग थ्रू एन इंडक्टर, सो इन दैट इंडक्टर ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड ना। यस इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, यही सेल्फ इंडक्शन है। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी वजह से करंट भी इंड्यूस होगा, और इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है कि इंड्यूस करंट, ये जो मेन करंट है ना, जो पहले मेन करंट फ्लो रही है, इंड्यूस करंट इस मेन करंट को अपोज करेगा। मेन करंट को अपोज नहीं करेगा, मेन करंट में जो चेंजेस हो रही है ना उस चेंज को वो अपोज करेगा, अकॉर्डिंग टू लेंज़स लॉ। सो इंड्यूस करंट विल गिव ऑपोजिशन टू द ग्रोथ ऑफ दिस करंट ना, अकॉर्डिंग टू लेंज़स लॉ। सो क्योंकि आपके ये जो करंट है, ये जो मेन करंट है जो सर्किट में फ्लो हो रहा है वो ग्रोइंग स्टेज में है, इंड्यूस करंट बनेगा, इंड्यूस करंट उसको ऑपोजिशन दे रहा है, मतलब ये इंडक्टर ऑपोजिशन देगा। ओके, ऑपोजिशन विल बी गिवन बाय इंडक्टर। ओके, तो अगर इंडक्टर ऑपोजिशन दे रहा है तो पता है क्या करना होगा, इस करंट को ग्रो करने के लिए, तो इंक्रीज द करंट इन द सर्किट। करंट को सपोज मुझे आई वैल्यू तक इंक्रीज करना है, करंट को ग्रो करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, वी हैव टू स्पेंड एनर्जी इन ग्रोइंग दिस करंट बिकॉज वी आर गेटिंग ऑपोजिशन फ्रॉम द इंडक्टर। तो वो वर्क कौन करेगा, वो जो एनर्जी देनी पड़ेगी करंट को ग्रो करने के लिए वो कौन करेगा, बैटरी देती है वो एनर्जी। मीन्स बैटरी विल डू वर्क, बैटरी विल सप्लाई एनर्जी टू ओवरकम द ऑपोजिशन एंड टू ग्रो द करंट इन द सर्किट, वो बैटरी काम करेगी। तो हम लोग ये मानते हैं कि जो बैटरी ने एनर्जी दिया ना
in growing the current in this circuit. वो जो बैटरी एनर्जी दिया वो एनर्जी स्टोर होता है इन द इंडक्टर. ओके, अब किस फॉर्म में स्टोर होता है वो भी मैं बता देता हूँ. मतलब इज इट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और विच एनर्जी इट इज स्टोर्ड, वो मैं आपको बता देता हूँ. एक बार बताओ, ये जो सोलेनॉइड में सपोज करंट ग्रो हो गया, करंट ग्रोज अप टू आई वैल्यू, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा सोलेनॉइड के आसपास? मैग्नेटिक. Magnetic. अभी आपको शायद इतना मालूम नहीं होगा, लेकिन आगे के चैप्टर्स में आएगा कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी एनर्जी स्टोर्ड होती है. अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है मतलब उसके अंदर एनर्जी भी रहती है. देयर इज ऑलवेज एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. और साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी एनर्जी स्टोर्ड होती है. ये आप कब सीखोगे पता है? व्हेन यू गो फॉर द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सुना है ये चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? सो पता नहीं हुआ है कि नहीं आप लोग का, हुआ है क्या ईएम वेव्स चैप्टर? नो सर. No. उसमें सीखोगे. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसमें एनर्जी स्टोर होता है. अगर मैं और उसको सिंपल कर दूं तो एक ऐसे याद करो कि मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए भी एनर्जी लगता है, और जो एनर्जी हम लोग देते हैं टू क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड, वो एनर्जी उस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे स्टोर हो जाता है. उसको हम लोग मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं. सो वापस एक बार मैं पूरा बता देता हूं, ध्यान से सुनना. इनिशियली करंट इन द इंडक्टर और करंट इन द सोलेनॉइड इज 0. When you switch the circuit, सब सर्किट में स्विच ऑन करेंगे सर्किट को, the current starts growing in the circuit. As the current starts growing in the circuit, the flux will also changes in the coil. So EMF will be induced, current will be induced in the coil. The induced current will give opposition to the main current. Due to this opposition, work has to be done to increase the current in this solenoid. That work which is done to increase the current in the solenoid, that work done stores in the form of magnetic energy in the magnetic field around the solenoid. एक एक वर्ड सुना क्या बोला मैंने? तो Yes, हाँ. sir. Yes. अब मतलब अभी तक मैंने खाली आपको ये बताया कि एनर्जी आई कहाँ से. वो जो एनर्जी दी थी हमने करंट को ग्रो करने के लिए, वही एनर्जी की बात चल रही है. अब हम लोग इस एनर्जी की डेरिवेशन करेंगे, मतलब वी विल डिराइव द फॉर्मूला फॉर दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर. ठीक है, तो अगर कोई पूछे किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, आप क्या बोलोगे? इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एनर्जी आप बोल सकते हो. गुड. ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे होगा ये एनर्जी. सर मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड बाजू में रहता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी. यस यस. कभी कभी स्टूडेंट बोलते हैं, अभी देखो ऑफलाइन क्लास में ज्यादा बेटर होता है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ. कोई कोई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ एनर्जी होती है, हमने तो नहीं सुना है पहले कभी. तो मैं बोलता हूँ उसका भी चलो मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड में कहाँ से एनर्जी आती है. एक बात बताओ, सपोज तुम्हारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें अगर तुम किसी मैग्नेट को रख दो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेट को रख दो, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा क्या? यस. तो उस फोर्स से वो मैग्नेट मूव भी तो कर सकता है ना. यस. Yes. या मूव करेगा या रोटेट करेगा, कुछ तो करेगा. तो सपोज मूव कर रहा है या रोटेट कर रहा है, अगर उसने मोशन चालू कर दिया, भले रोटेशन मोशन या कोई और मोशन, मैग्नेट ने मोशन चालू कर दिया, मतलब मैग्नेट के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई. यस. कहां से आई वो काइनेटिक एनर्जी? कहां से आई? अरे वही है जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है, वही है वो. तो वो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी होती है, खाली तुम लोग को मतलब अभी मालूम नहीं है वो चीज. सो देयर इज एनर्जी ऑलवेज इन द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो अगर ईएम वेव्स पढ़ाऊंगा मैं या कोई भी टीचर पढ़ाएंगे ईएम वेव्स, तो उस टाइम पे भी आएगा मैग्नेटिक एनर्जी उस टाइम पे. तो चलो मैं अभी जल्दी से एनर्जी का डेरिवेशन कर लेता हूँ. ये देखो अभी प्लीज लुक एट दिस डेरिवेशन. सपोज इट्स एन इंडक्टर, पूरा सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे करंट है. सी करंट है ना, मैंने बोला था कि करंट इन द सर्किट इज ग्रोइंग. सपोज करंट ग्रोइंग स्टेज में है, यहाँ पे देखो लिख रहा हूं मैं. सपोज लेट करंट इज ग्रोइंग फ्रॉम 0 वैल्यू टू दिस आई वैल्यू. 0 से कैपिटल आई तक ग्रो होने वाला है, लेकिन अभी ग्रोइंग स्टेज में है, और अभी फिलहाल करंट जो है ना वो स्मॉल आई है. सपोज राइट नाउ करंट इज स्मॉल आई. ओके, अब हुआ क्या, करंट ग्रोइंग स्टेज में है. सपोज इन द टाइम ऑफ dt सेकेंड्स, dt टाइम में जो करंट है ना वो ग्रो हुआ बाय di, करंट ग्रो बाय di. ओके, एंड dt टाइम में इस कॉइल में से जो चार्ज पास हुआ, जो चार्ज इसमें से पास हुआ, वो dq है. तो सपोज dq चार्ज पास्ड इन द कॉइल इन द dt सेकेंड, एंड विद इन दिस dt सेकेंड करंट आल्सो ग्रोज, बिकॉज करंट ग्रोइंग स्टेज में अभी.
करंट ग्रोस बाय DI, और जब ये आप कर रहे हो सब उस टाइम पे जो करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट है, वो I है। सिंबल्स क्लियर है जो सब लिखी है मैंने, ठीक है? तो Yes. हाँ, तो एक बात बताओ, ये जो चार्ज है DQ इसमें से पास हुआ ना, DQ चार्ज पास्ड, तो ये DQ चार्ज को पास करने के लिए भी वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क विल बी डन बाय बैटरी, बट वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। वर्क विच इज डन पर यूनिट चार्ज, वर्क अपॉन, आपने सुना होगा शायद, पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। वर्क पर यूनिट चार्ज इज Yes. पोटेंशियल डिफरेंस। Yes. तो देखो ध्यान से सुनना, लुक एट द डायग्राम। डायग्राम में आपको A और B पॉइंट्स मैंने बनाई है। A और B पॉइंट के बीच में सपोज कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। The potential difference between A and B point is, I'm writing here, that potential difference between A and B point is equal to work done divided per unit charge, work done on the charge to shift it from A point to B point. तो ये potential difference suppose A और B point के बीच में है, ठीक है? तो ये work done को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, potential difference into charge, ठीक है? A और B point के बीच में जो भी potential difference है ना, जो भी potential difference है, वो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज जो हमने पास किया A से B तक, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज विल गिव यू द वर्क डन टू ट्रांसफर द चार्ज। ओके, अब एक बात बताओ, A और B पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, इट इज इक्वल टू EMF इंड्यूस इन द कॉइल। कॉइल में जो EMF इंड्यूस होता है, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड चार्ज मैंने बताया था DQ है, एंड वर्क डन इज सपोज DW। ओके, दिस वे यू नीड टू डू। Okay, so E is a EMF induced in the coil, and that EMF induced in the coil is nothing but potential difference across this coil. Okay, तो ये EMF induced आपको याद होगा L di by dt होता है। Yes. In the magnitude I want just into dq. Okay, तो L ठीक है, di को भी मैं रख देता हूँ। ये dq upon dt दिख रहा है, dq upon dt, Current. it is a instantaneous current, that is I. I. ये हाँ, तो ये वर्क करना पड़ेगा। देखो, दिस इज अ वर्क व्हिच इज डन टू ग्रो द करंट बाय DI अमाउंट इन द टाइम ऑफ DT सेकेंड्स। ओके, जिनको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है सर ये पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज वाली पॉइंट नहीं समझे, तो आप देखो मैं क्विकली बता देता हूँ। ये आपका इंडक्टर है, थोड़ा ऐसे मान लो कि इंडक्टर में EMF इंड्यूस हुआ है। अगर EMF इंड्यूस हुआ है तो आप इंडक्टर को रिमूव करके ऐसे बना सकते हो कि देखो ये EMF है, यू कैन रिप्लेस इंडक्टर लाइक दिस। ओके, EMF इंड्यूस हुआ ना, ये है EMF इंड्यूस्ड, और ऐसे करंट भी इंड्यूस होगा। ये जो करंट इंड्यूस हुआ है वो जो मेन करंट है, दिस इज द मेन करंट, इसको क्या करेगा, ऑपोज करेगा। तो सोचो ये DQ चार्ज है, DQ चार्ज यहां से यहां शिफ्ट हुआ, तो मतलब इस सेल के अंदर से गया ना, इस EMF के अंदर से गया ना, तो वर्क डन ऑन दिस चार्ज, the work which is done to push it inside this, that work done is always given by EMF into that charge. Okay. EMF का definition से आप समझ सकते हो, that is the definition of EMF, the work done to bring 1 coulomb of charge, that is called EMF. I और DI बताओ ना एक बार, नहीं I और DI। I और DI ये वाला यहाँ पे, Yes sir। यहाँ तक समझा क्या, सेकंड लास्ट स्टेप तक यहाँ तक? Yes sir, वो समझा सर। हाँ, तो बस ये जो DQ upon dt है ना, ये देखो ये दोनों DQ upon dt, DQ is a charge which flows into the inductor in the time of DT second, तो DQ by dt instantaneous current हो गया, मतलब DQ by dt को मैंने I लिखा है नेक्स्ट एक्सप्रेशन में, और ये जो DI है वो सेम टू सेम आ गया इधर, देखो ठीक है, और DQ by dt को मैंने I लिखा, DI सर DI इंड्यूस करंट है और I जो मेन नहीं करंट नहीं, DI इंड्यूस करंट नहीं है, DI इंड्यूस करंट नहीं है, रॉन्ग बोल रहे हो। DI इज अ लिटिल इंक्रीज इन द करंट। करंट आपका जो इंडक्टर में करंट है ना, वो अभी ग्रोइंग स्टेज में है, करंट ग्रो हो रहा है फ्रॉम 0 to I वैल्यू, करंट ग्रो हो रहा है। सर समझा। तो DT टाइम में वो DI ग्रो हुआ, ऐसा है, ठीक है। तो ऊपर लो, मतलब ऊपर वाले जो अच्छा लिखा था। यस ठीक है, एक सेकेंड ना, ये यस सर, डन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
थोड़ा डिफिकल्ट है, एग्री, बट थोड़ा याद रखो कि वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ना, उस फॉर्मूला से याद करो। तो वर्क इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस आप ई ले लो, ईएमएफ इंड्यूस्ड, ठीक है, ये आ गया वर्क डन। अब देखो ये तो छोटा सा वर्क डन है, पता है, दिस इज अ वर्क डन टू इंक्रीज द करंट ओनली बाय डीआई वैल्यू ना। तो टोटल वर्क जो तुमने किया ना करंट को बढ़ा, करंट को सेटअप करने के लिए, टोटल वर्क डन इज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग दिस LIDI। तो इसमें L बाहर जाएगा, व्हाट इज इंडिकेशन ऑफ IDI? I square by 2. इट विल बी I स्क्वायर बाय 2 विथ लिमिट्स। देखो आपको याद है करंट 0 से लेके कैपिटल I तक इंक्रीज करना है ना, 0 टू कैपिटल I ये डालेंगे। जब तुम लिमिट्स पुट करोगे ना तो आपको आएगा LI स्क्वायर बाय 2 और हाफ LI स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट वर्क ओवरऑल डन to increase the current from 0 to the I in the inductor, half LI square, half LI square। ये आपने वर्क किया। और मैंने क्या बताया आपको, ये जो आप वर्क करोगे आप नहीं करोगे, बैटरी करती है वो वर्क। जो भी ये वर्क हुआ है यही वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर भी यही हो गया, हाफ LI स्क्वायर ही होता है। इट्स एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर और मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। नोट कर लो, बाद में भी अगर आप एक बार रीड करोगे तो और क्लियर हो जाएगा। It's stored in the form of magnetic energy. क्लियर? खाली फॉर्मूला मेनली याद रखो, क्योंकि फॉर्मूला होगी तो आप MCQ वगैरह कर लोगे, कोई बार बार डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं इसकी, ठीक है। तो फॉर्मूला मेन है जिसको समझना है, ठीक है। फॉर्मूला समझा, हाफ LI स्क्वायर है। Yes sir. हाँ। सर एक बात, आपने कैपेसिटर टॉपिक किया है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कैपेसिटर। तो यस किसी को याद है व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर? एनर्जी स्टोर्ड इन Half CV square. हाफ CV स्क्वायर और यहाँ पे हमने अभी किया एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, Half Half- LI square. LI देखो, स्क्वायर फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा सेम है दोनों का, हाफ हाफ दोनों में है। C कैपेसिटेंस होता है, यहाँ पे L आ गया सेल्फ इंडक्शन, और V पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे उसकी जगह करंट आ गया I, ठीक है। So this kind of a things are there. So I hope everybody noted this formula, half LI square. Completed? Okay. यस तो ये सर हाँ, तो ये आपका एनर्जी स्टोर्ड हो गया, इट्स एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसके साथ देखो आपका वो टॉपिक फिनिश हो गया एक्चुअली में, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन टॉपिक हो गया है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स मैं कराऊंगा आज के लेक्चर में एंड में, बट सेल्फ इंडक्शन से पहले, सेल्फ इंडक्शन हो गया अभी, प्रॉब्लम थोड़ा कराऊंगा मैं, बट उससे पहले मैं थोड़ा थियरी डिस्कस कर लेता हूँ। थियरी में नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन हो गया, अब दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन, ओके, ठीक है, नोट कर लो ये हेडिंग, ओके। अब म्यूचुअल इंडक्शन, अब ये क्या होता है? इंडक्शन मतलब वापस इसमें इंड्यूस करंट आने वाला है, इंड्यूस ईएमएफ आने वाली है, दैट इज इंडक्शन मीनिंग। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल मतलब दो लोगों का काम होता है जब, या दो चीजों की पार्टनरशिप होती है, दो चीजों को मिला के म्यूचुअल कहा जाता है, ठीक है। म्यूचुअल वर्ड सुना होगा ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और म्यूचुअल फंड्स भी सुने होंगे, म्यूचुअल फंड्स भी सुने होंगे। म्यूचुअल मतलब दो लोगों का कॉपरेशन, दो चीजें चाहिए इसमें, एक को कभी म्यूचुअल नहीं बोलते, दो को मिला के म्यूचुअल कहा जाता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, ध्यान से देखो। सी सपोज यहाँ पे मेरे पास एक सोलेनॉइड है, I am having a solenoid over here. You can call it as a solenoid. You can also call it as a coil. Okay. इसको मैं बोलता हूँ primary coil. It's a primary coil. Okay. Now we are having one more coil over here. This one. Okay. This I am calling as a secondary coil. दो coils है मेरे पास, ठीक है। अब क्या करो, देखो सबसे पहला जो फर्स्ट coil है ना, तो उसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया लाइक दिस, ओके, बैटरी के साथ कनेक्ट किया, और यहाँ पे मैंने स्विच भी कनेक्ट किया, ऐसे ये स्विच है और ये बैटरी है, ठीक है। अब जो सेकेंडरी कॉइल है, ध्यान से देखो, सेकेंडरी कॉइल है, इसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया है, इसको खाली मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया है, जी मीन्स इट्स अ गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले सपोज मैंने ऐसा सर्किट बनाया, तो इसमें आपको दिख रहा है ना, प्राइमरी कॉइल में से इजीली करंट पास हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी से कोई हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की है, तो सेकेंडरी में अगर करंट बनेगा तो इट विल बी स्लाइटली डिफरेंट थिंग।
इज इट प्राइमरी में इजीली करंट फ्लो हो सकता है? Yes. Yes. ओके, सपोज मैंने क्या किया, ऐसे सर्किट बना, अब मैंने स्विच को क्लोज किया, सपोज व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, as soon as you close the switch, this way current will be set up in the circuit, right? Okay, ये करंट होगा, इस करंट को मैं बोलता हूँ करंट इन द प्राइमरी, आईपी, करंट इन द प्राइमरी। अब देखो प्राइमरी में ऐसे करंट बैठा तो क्या होगा, जब जैसे ही करंट फ्लोज इन द प्राइमरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल में से फ्लक्स बनेंगे दिस वे, दिस फ्लक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन द प्राइमरी। प्राइमरी में जो करंट है उससे ये करंट फ्लक्स बने, लेकिन इसकी बहुत ही पास में सेकेंडरी रखी हुई है, सेकेंडरी कॉइल इज वेरी नियर टू इट, ये चांसेस है क्या कि कुछ फ्लक्स सेकेंडरी से में से भी पास होने लगेंगे ऐसे। ये देखो, is it a flux which are produced by the primary coil, is it some of the flux are passing through secondary also? Yes, sir. Yes. डायग्राम बहुत क्लियर है, डायग्राम से समझ सकते हो इजीली। तो फ्लक्स जो सेकेंडरी से पास हो रहा है ना, सेकेंडरी कॉइल में से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसको मैं लिख रहा हूँ 5s। ये देखो 5x मींस फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी, बट IP मींस करंट इन द प्राइमरी। अब होता क्या है, सपोज जो प्राइमरी में करंट है ना उसको तुम बार बार चेंज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, बार बार चेंज कर रहे हो। अब वो कैसे करेंगे फिलहाल उसमें नहीं जाएंगे कि कैसे करंट चेंज करेंगे, लेकिन सपोज करंट इन द प्राइमरी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। होता क्या है कि अगर करंट इन द प्राइमरी चेंज होगा ना तो ये फ्लक्स का अमाउंट भी चेंज होगा। सपोज करंट इज डिक्रीजिंग तो ये फ्लक्स भी डिक्रीज होते जाएंगे, एज करंट विल इंक्रीज ये फ्लक्स भी इंक्रीज होंगे, राइट? तो I can say one simple relation that flux through secondary will also be proportional to the current but in the primary, ऐसा होगा। ठीक है, एक बात बताओ, ये जो फ्लक्स मैंने लिखा है फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी लिखा है मैंने, सी दिस इक्वेशन प्लीज। क्या फ्लक्स प्राइमरी से भी पास होंगे कि खाली सेकेंडरी से ही पास होंगे? दोनों से पास हो। दोनों से सर। हाँ, फिलहाल मेरा फोकस जो है वो सेकेंडरी फ्लक्स पे है, लेकिन प्राइमरी से भी फ्लक्स पास होंगे। आप ये भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ रॉन्ग नहीं है ये लिखने में, थोड़ा समझो इस चीज को, ठीक है? फ्लक्स थ्रू प्राइमरी आल्सो डिपेंड्स ऑन करंट इन प्राइमरी, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी आल्सो डिपेंड्स ऑन करंट इन प्राइमरी, दोनों है। लेकिन एक बात, अभी हम लोग इस पे फिलहाल फोकस नहीं करेंगे। इस पे क्यों मालूम है? ये जब तुम इस पे फोकस करोगे ना, ये सेल्फ इंडक्शन ही हो गया, वापस सेल्फ इंडक्शन पढ़ना है क्या? नहीं ना, हम लोग म्यूचुअल में जाना चाहते हैं, तो इसलिए हम लोग इस पे फोकस करेंगे। सर रिपीट करो ना एक बार शॉर्ट में। देखो क्या होता है, जब ऑफलाइन क्लास होता है ना, मैं जब ये पढ़ाता हूँ ना, मैं 10 चीजें बच्चों से पूछता हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या है कि ऑनलाइन में इतना बेटर नहीं होता है, तो मैं इसलिए अभी मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूँ। जब ये होता है ना, मैं बच्चों को पूछता हूँ कि फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी तो है, क्या फ्लक्स थ्रू प्राइमरी नहीं है क्या? कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर फ्लक्स थ्रू प्राइमरी है ही नहीं, ध्यान ही नहीं जाता है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, फ्लक्स प्राइमरी से भी जा रहे हैं और फ्लक्स सेकेंडरी से भी जा रहे हैं, और दोनों जो फ्लक्स है ना वो अल्टीमेटली कौन से करंट पे डिपेंड करेंगे? प्राइमरी कॉइल। आईपी। आप खाली थोड़ा सोच के देखो, ये जो आईपी करंट है, करंट रनिंग इन द प्राइमरी कॉइल, अगर वो मैं जीरो कर दूं उस करंट को, तो फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी जीरो हो जाएंगे कि फ्लक्स थ्रू प्राइमरी जीरो हो जाएंगे? दोनों जीरो होगा। दोनों जीरो हो जाए, हाँ। दोनों जीरो हो तो गए। जब तुम फ्लक्स थ्रू प्राइमरी पे फोकस करोगे ना, फ्लक्स थ्रू प्राइमरी एंड करंट आल्सो इन द प्राइमरी, प्राइमरी पे ही तुम फोकस कर रहे हो, खाली प्राइमरी पे ही फोकस करो, तो तुम्हारा सेल्फ इंडक्शन हो गया। फिर वो एक ही कॉइल पे तुम फोकस कर रहे हो। लेकिन अगर तुम दोनों कॉइल पे फोकस करो तो उसको सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन किसको बोलेंगे? फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी। ये जिस इक्वेशन को मैंने रॉन्ग किया ना, वो इक्वेशन रॉन्ग नहीं है, लेकिन हम लोग उसमें आगे नहीं जाएंगे, उसमें आगे गए तो वो सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा। तो हम लोग दूसरी इक्वेशन पे फोकस करेंगे। यहां तक तो समझा? अभी नेक्स्ट स्टेप जा रहा हूं मैं। देखो, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी प्रोपोर्शनल टू करंट इन द प्राइमरी। ये प्रोपोर्शनली साइन रिमूव करके कुछ कांस्टेंट डालना पड़ेगा मुझे, ठीक है? तो जो कांस्टेंट है ना वो है m, कांस्टेंट इज m। इस m को बोलते हैं, विल डिस्कस अबाउट m, बट इस m इज कॉल्ड एज अ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, क्यों ऐसा नाम है, क्या है m, हम ऐसा ऐसा डिस्कस करेंगे। देखो म्यूचुअल कब आएगा पता है? देखो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सेकेंडरी कॉइल है और राइट हैंड साइड पे देखो आपका प्राइमरी कॉइल है। ये देखो दोनों टर्म्स,
this term is coming from secondary and this right side term is coming from primary. मतलब यहाँ पे दो कॉइल्स इन्वॉल्व है तब म्यूचुअल आता है. अगर एक ही कॉइल इन्वॉल्व है तो सेल्फ आता है. समझा? तो आगे बढ़ रहा हूं मैं. सो फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी इज m टाइम्स करंट इन व्हाट? प्राइमरी. ठीक है. अब प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना, बस एक ही स्टेप है आगे. एक बार बताओ, सपोज ये जो करंट है ना आईपी, इस करंट को मैं बार बार चेंज कर रहा हूं. आईपी करंट इज सपोज चेंजिंग, तो उससे फ्लक्स जो सेकेंडरी से पास हो रहे हैं, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी, वो भी चेंज होंगे क्या? Yes. Yes, sir. हाँ, तो मैं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव ले सकता हूँ. देखो ये देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी फाई एस बाई डी टी इक्वल एम इज अ कांस्टेंट, एम का डेरिवेटिव नहीं होगा, डी आई पी बाई डी टी. देखो डेरिवेटिव लेना तुमको आता है, ये समझ गया होगा, डेरिवेटिव मैंने लिया है. Yes. लेकिन इसका फिजिकल मतलब क्या है? इसका फिजिकल मतलब यही है कि करंट इन द प्राइमरी चेंज हो रहा है. सी दिस इज अ करंट, दिस इज अ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी, और उससे फ्लक्स जो थ्रू सेकेंडरी भी चेंज हो रहा है. दिस इज अ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द सेकेंडरी. आईपी चेंज हो रहा है, उससे फ्लक्स चेंज हो रहा है. क्लियर? अब थोड़ा सोच के आंसर देना. दोनों साइड मैं क्या करता हूँ, माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ये देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दिया. थोड़ा सोच के आंसर देना. लेफ्ट हैंड साइड को देखो, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को माइनस डी फाई एस बाई डी टी. व्हाट इज दिस थिंग? माइनस डी EMF induced. EMF induced. it's a EMF induced in secondary coil minus m dIP by dt. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ड्यू टू चेंज इन द करंट इन द प्राइमरी, प्राइमरी में करंट चेंज हुआ, उससे सेकेंडरी के फ्लक्स चेंज हुए, और उसकी वजह से सेकेंडरी में EMF इंड्यूस हुआ. Yes, sir. जब भी फ्लक्स चेंज होते हैं किसी कॉइल में से, कॉइल है उसमें से फ्लक्स आर चेंजिंग, तो EMF बनता है ना, अकॉर्डिंग टू फैराडे एक्सपेरिमेंट. तो यहां पर देखो EMF इज इंड्यूस इन सेकेंडरी बट करंट इज चेंजिंग इन द प्राइमरी. प्राइमरी में कुछ चेंजेस हो रहा है, उसकी वजह से सेकेंडरी में EMF बन रही है. इसी फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं. ठीक है, मैं आपको म्यूचुअल इंडक्शन का डेफिनेशन दे देता हूं. लिखना है तो आप लिख लो एक बार. म्यूचुअल इंडक्शन का डेफिनेशन. म्यूचुअल इंडक्शन इज अ फिनोमेना. म्यूचुअल इंडक्शन इज अ फिनोमेना by which EMF is induced in one coil. EMF is induced in one coil due to change of current in the another coil. Due to change of current in the another coil. Okay. Okay. Written. Okay. देखा सबने? Yes, sir. सो ठीक है, आई एम श्योर समझा होगा. लेकिन अगर अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना इसमें, बस सिर्फ एक चीज याद रखो कि यहाँ पर प्राइमरी कॉइल है, उसमें हम लोग करंट पास कर रहे हैं, उससे फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं सेकेंडरी में. ठीक है, वो भी ठीक है. और हम लोग अभी क्या करेंगे, करंट इन द प्राइमरी को चेंज करेंगे. व्हेन यू चेंज द करंट इन द प्राइमरी, तो उससे ये फ्लक्स भी चेंज होंगे, और उसकी वजह से EMF सेकेंडरी में डेवलप होगा. दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. ओके, सो ड्यू टू चेंज इन करंट इन द प्राइमरी, EMF इज इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी. दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. अब एक बात बताओ, मैं एक चीज एक और पूछ रहा हूँ. ये जो करंट है ना प्राइमरी में, उसको सपोज मैं चेंज कर रहा हूँ, उससे फ्लक्स थ्रू प्राइमरी भी चेंज होंगे क्या? फ्लक्स थ्रू प्राइमरी जो हो रहे हैं वो भी चेंज होंगे क्या? Yes. Yes. If I change the current in primary, flux passing through primary only will change. So primary में से flux change होंगे तो primary में भी EMF induce होगा क्या? Yes. Yes. होगा. प्राइमरी में भी EMF इंड्यूस होगा, लेकिन वो मैं बात ही नहीं करूंगा क्योंकि वो सेल्फ इंडक्शन हो जाएगा फिर. तो हम लोग फिलहाल सेकेंडरी में EMF इंड्यूस होगा. दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है, सो आई होप म्यूचुअल इंडक्शन की स्टार्टिंग समझ गई. अब ये जो इक्वेशन है लिख लो प्लीज, अगर लिखा है मैथमेटिकल इक्वेशन. सो EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी इज माइनस m ऑफ dIP बाय dt. ठीक है, अब इसमें आप बोलोगे ऐसा माइनस साइन क्यों आ रहा है? माइनस साइन का क्या मीनिंग है? एक्चुअली आपको याद होगा, माइनस साइन लेंजेस लॉ की वजह से आता है इस चैप्टर में. माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट करेगा कि जो EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी है ना, the EMF which is induced in secondary, it will oppose the change of current in primary. Secondary में जो EMF induce हुई है ना, वो changes in the current को oppose करेंगी.
माइनस साइन जस्ट इंडिकेट दैट ऑपोजिशन मिलेगा, डिटेल में नहीं जाना है उसमें, बट माइनस लाइन इज साइन इज देयर बिकॉज ऑफ द लेंजेस लॉ बेसिकली, ठीक है। ठीक है, सो यहाँ पे हुआ। अब इसमें एक जो चीज है जो अभी तक आपने इतना अच्छे से क्लियर नहीं है, वो है एम। एम क्या है हमको इतना मालूम नहीं है। एम का नेम क्या बताया था मैंने? कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो अभी चलो हम लोग कुछ एम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एम किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, एम जो है ना, जो आपने प्रीवियस टॉपिक सेल्फ इंडक्शन किया था उसमें एल था, एल कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। याद है, एल आपका ज्योमेट्री ऑफ कॉइल पे डिपेंड कर रहा था। ये Yes. एम भी वैसा ही है, एम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ, लेकिन प्राइमरी कॉइल की सेकेंडरी कॉइल, इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ बोथ द कॉइल्स। It depends on geometrical properties of primary as well as secondary coil. ये मैं प्रूफ करके दूंगा आपको, बट ये दोनों कॉइल्स की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। मतलब कितने टर्न्स हैं दोनों कॉइल में, कितनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कितना लेंथ है कॉइल्स का, इन सब पे डिपेंड करता है। ओके, विल प्रूव दिस पॉइंट, बट फर्स्ट आप नोट कर लो। सेकंड, एम एक और चीज पे डिपेंड करता है। एम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन the extent of coupling between two coils. Important है, ये लिख लो। हाँ, extent of coupling between two coils। बोलेंगे ये क्या चीज है? extent of coupling means जोड़ना। एक बार बता, दोनों कॉइल्स आपस में लिंक्ड है ना, एक कॉइल में से करंट पास हो रहा है, उसकी वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ बन रही है, मतलब कुछ लिंकेज है दोनों कॉइल्स के बीच में। जितना दोनों कॉइल अच्छे से लिंक होंगी, जितना एक दूसरे के साथ ज्यादा वो कपल होंगी, लिंक होंगी, उतना मतलब वो एक्सटेंट ऑफ कपलिंग ज्यादा है। एक्सटेंट ऑफ कपलिंग मतलब कितना अच्छे से वो कॉइल्स एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, कितना एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अगर कांटेक्ट नहीं है दोनों कॉइल्स के बीच में, तो मैं बोलूंगा कपलिंग इज जीरो, नो कपलिंग। जितना ज्यादा एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगी वो कॉइल्स, उतना कपलिंग अच्छा होगा। तो म्यूचुअल इंडक्शन एम जो है, एम इस पे भी डिपेंड करता है कि कॉइल्स कितनी एक दूसरे के कांटेक्ट में है। ठीक है, ये चीजें अभी आगे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं वही चीजें आपको समझा देता हूँ, दैट हाउ एम डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। ठीक है, लिख लिया ये पूरा? ठीक है, यस यस सर। यस। हाँ, अब देखो ये एम कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सी हाउ टू फाइंड एम। ठीक है, देखो अभी सपोज ये मैंने आपका एक कॉइल ले लिया है, इट्स अ प्राइमरी कॉइल, आप इसको बोल सकते हो, ये प्राइमरी है। ठीक है, ठीक है, सपोज इसका लेंथ मैं एल ले लेता हूँ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो ए है, ए इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ इज एल, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है ना वो n1 है, n1 टर्न्स इट हैज। ओके, एंड इट इज योर प्राइमरी कॉइल। अब सेकेंडरी भी बनानी पड़ेगी मुझे, अब मैं सेकेंडरी बना रहा हूँ, लेकिन सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी काफी अच्छे से इसके अंदर सेटअप की गई है। ऐसे सपोज ये सेकेंडरी है, इमेजिन हो रहा है? यस। एक बात, इसमें आपको क्या लग रहा है, बहुत ही अच्छे से इन दोनों की कपलिंग की गई है, लिंक है दोनों के बीच में, कि लिंक नहीं है? बिल्कुल लिंक लिंक है। अच्छे से लिंक। एक्चुअली में जब ऐसा होता है ना, मैं बोल सकता हूँ ये मैक्सिमम लिंकेज है, मैक्सिमम लिंक है। कैसे ये मैक्सिमम लिंक है बताऊंगा, पर ये काफी अच्छी इन दोनों के बीच में लिंकेज है। ठीक है, लिंक है दोनों के बीच में। ये दूसरी कॉइल जो है वो सेकेंडरी है। हाँ, अब देखो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सेकेंडरी जो कॉइल है ना, उसके नंबर ऑफ टर्न्स n2 है, लेकिन दोनों का लेंथ सेम है। सेकेंडरी कॉइल का लेंथ भी l है, और सपोज सेकेंडरी कॉइल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी a है। दोनों अच्छे से लिंक्ड है। ठीक है, डायग्राम अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है आपको, तो आप ऐसे ध्यान में रखो, ये पहली कॉइल है, ओके, और सपोज ये दूसरी कॉइल है। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे मतलब क्लियर ऐसे कैसे दोनों कॉइल रखेंगी? मैं आपको असली में बताऊं कैसे किया जाता है इसको। एक्चुअली में एक रॉड ली जाती है, ये सपोज एक मेटल की रॉड है, इस रॉड पे पहले प्राइमरी कॉइल को ऐसे वाइंड किया जाता है, ऐसे देखो, इमेजिन हो रहा है? ठीक है, हाँ। उसके बाद हाँ, उसके बाद सेकेंडरी कॉइल लो, सेकेंडरी कॉइल को भी इसी सिलेंडर पे, सेम सिलेंडर पे वाइंड करो ऐसे। तो पता है इन दोनों कॉइल्स की क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी होगी? इन दोनों कॉइल्स की क्रॉस सेक्शन एरिया उतनी होगी जितनी सिलेंडर की क्रॉस सेक्शन एरिया है, बराबर? तो यस। हाँ, तो वैसा ही कुछ है, खाली मैंने क्या किया, वो सिलेंडर ड्रॉ नहीं किया है आप लोग के लिए। दैट इज द थिंग। अगर चाहिए तुम बना सकते हो सिलेंडर, कोई रॉन्ग नहीं है उसमें,
तो चलो सिलेंडर भी बना लेते हैं, भले चाहिए तो ऐसा, ठीक है, दोनों एक ही सिलेंडर पे है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। सपोज प्राइमरी से मैंने करंट पास किया, द करंट इन द प्राइमरी आई एम कॉलिंग एज I1। प्राइमरी के लिए मैं 1 सिंबल दे रहा हूं, सेकेंडरी के लिए 2 सिंबल दूंगा मैं, ओके। तो बाद प्राइमरी से आपने करंट पास किया तो फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे, ऐसे फ्लक्स होंगे, ऐसे, राइट। ध्यान से देखो, जो फ्लक्स है, इज इट फ्लक्स, जितने भी प्राइमरी से फ्लक्स पास हो रहे हैं क्या उतने ही फ्लक्स सेकेंडरी से भी जा रहे हैं क्या? Yes. 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 ऐसे होगा कि होगा क्या पता है, फ्लक्स जितने सेकेंडरी से जा रहे हैं ना, सेम फ्लक्स विल गो थ्रू प्राइमरी आल्सो। इसी को मैं बोलूंगा कि वो मैक्सिमम लिंकेज है दोनों के बीच, इसलिए दोनों के बीच में लिंक मैक्सिमम है। जितना प्राइमरी प्रोड्यूस कर रहा है वो सारे के सारे फ्लक्स सेकेंडरी से भी पास हो रहे हैं, तो मैक्सिमम लिंक हुआ दोनों के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी, देखो अभी देखो, फ्लक्स विच आर पासिंग थ्रू सेकेंडरी, ओके ओके, फ्लक्स सेकेंडरी से भी जा रहे हैं, ओके, इट्स इक्वल टू m टाइम्स करंट इन द प्राइमरी, ये याद होगा आपको, इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट, फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी मैं ऐसे निकाल सकता हूं, देखो सपोज इस कॉइल के अंदर में, इन कॉइल के इंटीरियर में, यहां पर देखो, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो B है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ दिस कॉइल इज B, ओके। तो B इंटू एरिया अगर मैं कर दूं, एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल, B इंटू एरिया विल गिव यू फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल ना, B इंटू A, ओके। लेकिन एक, हाँ थोड़ा ध्यान से सोच के बताना, B इंटू A किया, B इंटू A, तो इट्स अ फ्लक्स थ्रू 1 टर्न और इट विल बी अ फ्लक्स थ्रू ऑल टर्न्स टोटल? 1 turn. 1 turn. अगर मैं खाली ऐसा किया ना, B इंटू एरिया ऑफ द टर्न्स, इट बिकम फ्लक्स थ्रू 1 टर्न, और ऐसे N2 टर्न्स है ना सेकेंडरी में, Multiply by N2. हाँ, तो ये हो गया फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल, N2B इंटू A2, ओके। सर समझो इसको, जिनको लगता है नहीं नहीं सर ये तो समझा ही नहीं मेरे को, ये देखो, ये आपका सेकेंडरी कॉइल है, सपोज सेकेंडरी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B है, और ये जो एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल है ना, ये मैंने B इंटू A कर दिया, तो इसे क्या मिलेगा, ऐसे B इंटू A विल गिव यू फ्लक्स थ्रू दैट, और ऐसे N टर्न्स हैं, ऐसे करके N टर्न्स हैं, टोटल फ्लक्स विल बी N इंटू B इंटू A, ओके। सो एक एक चीज मैं 2 बार समझा रहा हूँ, ताकि अगर एक बार में नहीं समझना सेकेंड टाइम ध्यान दो, ठीक है। सर एरिया सेम रहेगा ना A2? हाँ हाँ, मैंने फिलहाल A2 लिखा है, लेकिन वो सेम है दोनों का एरिया, A2 है लेकिन हाँ वो एरिया सेम ही है, ठीक है। अभी चलो B पे आते हैं। एक बात, ये जो B है, B तो प्राइमरी करंट की वजह से ही बनेगी ना, मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? प्राइमरी करंट। Yes. ये जो B है ना, इसको मैं लिखूंगा, याद करो, B इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन बाय μ0 Ni, याद है? B Yes. इनसाइड, हाँ। Yes. I कौन सा लूं, IP की IS, सेकेंडरी करंट प्राइमरी IP. करंट? IP. करंट इन द प्राइमरी है जिसने ये फील्ड बनाई है ना, तो IP Yes. आएगा इनटू A2। और एक बात, अब μ0 Ni लिखा है आपने, ये N भी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, आई थिंक N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये जो स्मॉल n है क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ Per होता है unit ये। length. Yes. ये भी N ये by भी L. ये भी प्राइमरी का ही होगा भाई, क्योंकि Yes. प्राइमरी ने Yes. मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी ने नहीं बनाई है, प्राइमरी ने बनाई है, कि करंट प्राइमरी में है। देखो N2 μ0, ये NP जैसे मैंने बताया, इट्स अ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। देखो ये नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी पर यूनिट लेंथ ऑफ द प्राइमरी, N by L। फिलहाल मैं प्राइमरी लिख रहा हूं बैठ के, बाद में देख लेंगे जो भी है, फिलहाल मैं प्राइमरी लिख रहा हूँ, PP करंट इन द प्राइमरी। A2 मींस एरिया ऑफ सेकेंडरी ना, तो AS लिख देता हूँ, और N2 भी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। 2 लिखो या S लिखो, एक ही बात है, ठीक है। चलो 2 लिख देते हैं, चलो ठीक है। अब एक काम करो बेटा, ये समझा पूरा? हाँ, अब एक काम करो, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करो खाली। अगर तुम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करोगे, लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम है दोनों का, ओके। राइट हैंड साइड भी सेम ले सकते हैं। जब तुम राइट हैंड साइड सेम लोगे तो IP भी सेम है, देखो दोनों में। Yes. तो Yes. M, ये जो M है, ये देखो ये M होता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। M का रोल कौन प्ले कर रहा है? वो इज M M is naught equal to- into NP upon. इट्स नॉट M नॉट, it's mu naught। Mu0. Yes. Mu N2 naught. N1 A2 upon LP.
N2 NP A2 by LP बराबर। LP, yes. Yes. देखो कहीं पे मैं 2 लिख रहा हूँ, कहीं पे 1 लिख रहा हूँ, कहीं पे P लिख रहा हूँ, वो नहीं चलेगा। सबकी सिंबल अभी अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ अभी प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए क्या करूंगा, 2 और 1 सिंबल लिख देता हूँ, 2 और 1। तो N2 ठीक है, लेकिन NP को N1 लिखना पड़ेगा अभी। A2 डिवाइड बाय L1। L1. प्राइमरी के लिए 1 लिखा, ये है म्यूचुअल इंडक्शन की फॉर्मूला। तो अब ध्यान से देखो, तो ये जो M है, M इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। M किस किस पे डिपेंड कर रहा है, आपको दिख रहा है इसमें? M depends on Permittivity. N1 N2, also depends on A2, also depends on L1। तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ये सब क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, Yes. एरिया, लेंथ। Yes. लेकिन कौन सी कॉइल के, दोनों कॉइल के टर्म्स हैं, N1 N2 दोनों है कि खाली एक ही कॉइल का इन्वॉल्वमेंट है इधर? दोनों. दोनों इसलिए मैंने लिखा था आपको M डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ बोथ द कॉइल्स। ठीक है, ध्यान में रखो। नेक्स्ट, अब मैंने आपको लिखा था कि कपलिंग पे भी डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ कपलिंग पे। ठीक है, Yes. ये क्या है एक्सटेंट ऑफ कपलिंग, अभी वो समझ में आएगा। देखो एक बार था, ये जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिया जिसके लिए मैंने ये प्रूफ किया, ये वाला डायग्राम, ये वाला दिस वन, ये वाला। तो इसमें दोनों कॉइल बहुत अच्छे से लिंक थी, याद है, एक दूसरे से फ्लक्स जा रहे थे वगैरह वगैरह, मैक्सिमम लिंकेज था। तो मैं बोल सकता हूँ काफी अच्छी कपलिंग थी दोनों के बीच में, बराबर। ठीक है, Yes. तो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सेम दोनों कॉइल में वापस बना रहा हूँ, सेम दोनों कॉइल। ये देखो, ये एक कॉइल, ठीक है, दूसरी कॉइल थोड़ा सा खाली मैं चेंज करके इधर बना लेता हूँ, इधर। अब आप बोलेंगे सर अभी भी तो दोनों कॉइल आसपास ही है ना, अभी भी तो दोनों आसपास हैं, लेकिन थोड़ी कपलिंग चेंज हुई है कि नहीं हुई है कंपेयर टू प्रीवियस कपलिंग, मतलब Yes. Change हुए. दोनों के बीच में जो लिंकेज था, लिंक लग रहा है, हाँ थोड़ा लिंक तो चेंज हुआ रहेगा। अभी वही दोनों कॉइल इतना कांटेक्ट में नहीं है जितना पहले कांटेक्ट में थी, राइट। तो अभी देखते हैं कि आपको लग रहा है यहाँ थोड़ा सा लिंकेज जो था दोनों के बीच में, लिंक जो कांटेक्ट दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग थी वो थोड़ी सी तो क्या हुई है, चेंज। तो अभी मुझे देखना है कि अभी देखो M सेम आ रहा है कि M कुछ और आ रहा है। अगेन आई एम फाइंडिंग M। एक बार बता, अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि M बहुत ही ज्यादा चेंज कर दिया मैंने, ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा M, तो आप मानोगे ना कि कपलिंग चेंज होने पे M भी चेंज हो जाता है, बराबर। Yes. Yes. अब इस केस में M कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। सपोज आपने ये प्राइमरी में से करंट पास किया IP, उससे क्या बनेंगे, फ्लक्स बनेंगे, फ्लक्स ऐसे बनेंगे, राइट। ये मैग्नेटिक लाइंस है, ये लाइंस देखो ऐसे जाएंगी। अभी डायग्राम इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो डायग्राम समझ गया वो टॉपिक भी समझ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो डायग्राम को, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है, ये वाली। तो कोई मुझे बता सकता है कि सेकेंडरी से फ्लक्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बोलो। नहीं जा रहा है सर. नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली देखोगे ना, फ्लक्स आर नॉट पासिंग थ्रू सेकेंडरी। ठीक है, एक्चुअली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आपको याद होगा ये चीज, फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी इज M टाइम्स करंट इन प्राइमरी, बराबर। Current in primary. तो Yes. M इज इक्वल टू फ्लक्स इन सेकेंडरी डिवाइड बाय करंट इन प्राइमरी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो करंट तो है प्राइमरी में, आप देख लो, करंट इज देयर इन प्राइमरी, करंट इन प्राइमरी जीरो नहीं है, करंट है, इसलिए तो फ्लक्स बने हैं, ये लाइंस बनी है। लेकिन आप ध्यान से देखो तो कोई लाइन सेकेंडरी से नहीं जा रही है, तो फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी इज जीरो। इस इक्वेशन का न्यूमरेटर जीरो है, तो M कितना आएगा, 0. 0. पहले भी मैंने M इसी फॉर्मूला से निकाला था, फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी इज M टाइम प्राइमरी, इसी फॉर्मूला से मैंने M निकाला था पहले ही टॉपिक में भी, अभी भी मैं उसी से निकालू, लेकिन फ्लक्स ही जीरो है, मैं क्या करूं इसमें, तो M जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब देखो M कितना ड्रास्टिकली चेंज हो गया। खाली तुमने किया क्या, सेम दोनों कॉइल है, खाली मैंने दोनों के बीच का लिंक तोड़ दिया, दोनों के बीच में लिंक मैंने ऐसा कर दिया कि अभी एक कॉइल के फ्लक्स जो है वो दूसरी कॉइल से जा ही नहीं रहे, मैंने दोनों का कॉन्टेक्ट ही तोड़ दिया है। तुमको लग रहा है दोनों कॉइल आसपास हैं तो दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट होगा, लेकिन नहीं है कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट मतलब फ्लक्स का कॉन्टेक्ट नहीं है दोनों के बीच में, तो मैंने लिंक ही तोड़ दिया दोनों का। तो मतलब ये एज इफ ये दोनों कॉइल एक दूसरे से एकदम अनजान हो गई है, एक दूसरे से कांटेक्ट ही नहीं कर रही है। और अगर दोनों चीजें एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं करेंगी तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा ही नहीं ना, उसको तो जीरो माना जाएगा ना, म्यूचुअल जीरो हो गया। ठीक है, ठीक है,
म्यूचुअल क्या होता है, दो लोगों का पार्टनरशिप को बोलते हैं। अगर दोनों लोग में कांटेक्ट ही नहीं है तो बोलोगे क्या पार्टनरशिप हो रही है दोनों के बीच में? नो नहीं हो रही है। No. तो पार्टनरशिप कितनी है? 0 पार्टनरशिप हो रही है, इसलिए M 0 आ रहा है। ठीक है, नोट कर लो अगर चाहिए तो ये चीज। ओके, डायग्राम वगैरह नोट कर लो। इससे प्रूव हो रहा है कि जो M है वो इस पे भी डिपेंड करता है कि कॉइल आपस में कैसे कपल्ड है, कैसे कांटेक्ट में है। इज इट फ्लक्स थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेम है कि नहीं है, फ्लक्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नोटेड। Yes, यस sir. सर। यस सर। सर अगर ऐसे टिल्टेड रहेगा तो कंपोनेंट किसका जाएगा ना? component। क्या क्या बोल रहे हो? सर अगर टिल्टेड रहेगा तो कंपोनेंट लेके करना है ना? क्या टिल्टेड रहेगा? सर ये सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, नहीं नहीं, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देंगे वो तुम लोग को, डोंट वरी, इतना कैलकुलेशन नहीं देंगे, उतना नहीं है सिलेबस में। या लेकिन तुम बराबर सोचो, टिल्टेड होगा तो कुछ रिजोल्यूशन वगैरह करना पड़ेगा, लेकिन उतना होगा नहीं, दैट मच डिटेल दे विल नॉट गिव। इसमें क्या क्या दे सकते हैं मैं सब कवर कर दूंगा, जो भी चीजें पॉसिबल है आने की कवर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझे सबने? ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला है, ठीक है, वो मैं आपको डायरेक्टली दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन प्रूफ उसका रिक्वायर्ड तो नहीं है अल्टीमेटली, लेकिन अगर आपको चाहिए रहेगा तो मैं आराम से आगे चल के कभी दे दूंगा प्रूफ। रिक्वायर्ड तो नहीं है, जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट कभी कभी होता है बच्चे बोलते हैं कि सब प्रूफ चाहिए मुझे इसका, तब बोल देना, मैं बाद में करा दूंगा। ठीक है, पहले मैं खाली फॉर्मूला दे देता हूँ। देखो सपोज दिस इज अ प्राइमरी कॉइल, ठीक है, और ये सेकेंडरी कॉइल है। अब कुछ ना कुछ लिंकेज होगा दोनों के बीच में, लिंक हो सकता है मैक्सिमम लिंकेज हो, या 0 लिंकेज है, या पार्शियल लिंकेज है, कुछ ना कुछ होगा, लिंक है दोनों के बीच में। ओके, तो म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा। म्यूचुअल इंडक्शन की एक फॉर्मूला तो मैंने अभी आपको बताई, ऐसी वाली कुछ μ0 n1 n2 एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल अपॉन लेंथ ऑफ दिस वन फॉर्मूला वाज देयर। ये फॉर्मूला तब ठीक है कि जब मैक्सिमम लिंकेज है, कि कोई भी लिंकेज के लिए फॉर्मूला थी? मैक्सिमम। Maximum linkage. हाँ, तो ये हर जगह नहीं चलती है, पता है, ये सिर्फ मैंने दिखाने के लिए किया कि ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है M, लेकिन ये हर बार नहीं चलेगी। होता क्या है कि जैसे ही लिंक चेंज होता है दोनों कॉइल्स के बीच में, लिंकेज चेंज हुआ, M की फॉर्मूला भी बदल जाती है। तो अब देखो, अरे कहाँ गए हम लोग, एक सेकेंड ना, सॉरी, ओके 1 सेकेंड। ओके, हाँ यहाँ पे आ जाओ वापस। ठीक है, अब देखो, तो मैं अभी आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ कि अगर कोई भी टाइप का लिंकेज है, मैक्सिमम लिंकेज है कि 0 लिंकेज है, या कोई भी टाइप का लिंकेज है, फॉर एनी लिंकेज, दोनों का कैसे भी अरेंज है, तो उसमें हम लोग M कैसे निकालेंगे। तो देखो, पहले तुम काम करो, प्राइमरी कॉइल पे फोकस करो। हर कॉइल का पता है अपना एक सेल्फ इंडक्शन भी होता है, L जिसको बोलते हैं, हेनरी में मेजर करते हो। तो सपोज प्राइमरी कॉइल का जो प्राइमरी कॉइल है, उसका जो सेल्फ इंडक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, वो L1 है। ओके, L1 किस पे डिपेंड करेगा? L1 डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ ओनली प्राइमरी कॉइल। ओके, ये L हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया, वही है। तो सेकेंडरी कॉइल भी है, सेकेंडरी कॉइल का जो अपना सेल्फ इंडक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, वो L2 है। हर कॉइल का अपना अपना L होता है ना, जो कॉइल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, तो ये L1 L2 है। तो M इज गिवन बाय, जो M है, इट इज गिवन बाय K टाइम्स रूट ऑफ L1 इनटू रूट ऑफ L2। M is always given by this formula, K times root of L1 into root of L2। अब इसमें कंफ्यूजन ये होगा कि सर L1 L2 तो बता दिया, अभी K क्या है फिर ये? ठीक है, K को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। K इस पे डिपेंड करेगा कि कपलिंग कैसी है। अब K की भी फॉर्मूला है, K भी तुमको एक तरीके से निकालना है, क्योंकि देखो जब तक K नहीं निकालोगे तब तक M भी नहीं निकलेगा फिर। तो K क्या होता है? K is given by a very simple method, फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी डिवाइडेड बाय फ्लक्स पासिंग थ्रू प्राइमरी, इसे K मिल जाता है। ठीक है, तो एक K क्या है? K का नाम है कपलिंग कोएफिशिएंट। K से ये पता चलता है कि कितना अच्छे से दोनों कॉइल्स के बीच की कपलिंग है। जितनी कपलिंग अच्छी होगी उतना K बड़ा हो जाता है, और जितनी कपलिंग बहुत बुरी तरीके से होगी, कि जितना कांटेक्ट कम होगा दोनों कॉइल्स के बीच में, तो K उतना ही कम होता जाएगा। एक एग्जांपल लो, आपको याद है जब मैक्सिमम कपलिंग होती है, मैक्सिमम लिंकेज था, तब जितने फ्लक्स प्राइमरी से निकल रहे थे उतने ही सारे फ्लक्स सेकेंडरी से भी निकल रहे थे क्या? यस। Yes. हाँ, तो फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी वाज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू प्राइमरी, अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ,
फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी इज सेम एज फ्लक्स थ्रू प्राइमरी। आप बोलोगे सर ये तो काफी अच्छा लिंक है दोनों के बीच में ना, मैक्सिमम लिंक है। उस टाइम पे ये जो रेशियो है फ्लक्स सेकेंडरी अपॉन फ्लक्स प्राइमरी, ये जो रेशियो है ये वाला कितना आएगा ये रेशियो? 1 1 ये 1 के 1 उसकी हाईएस्ट वैल्यू है जितना वो आ सकता है, तो k विल बी 1 विच इज द हाईएस्ट वैल्यू। और अगर मैं ऐसे बोलूं देखो फ्लक्स थ्रू प्राइमरी तो पास हो रहा है, फ्लक्स थ्रू प्राइमरी इज नॉन जीरो, लेकिन फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी बिल्कुल जीरो है, ये बोलूं मैं जीरो आएगा, तो मतलब ये बिल्कुल नो लिंकेज है ना दोनों के बीच में, सेकेंडरी से फ्लक्स जा ही नहीं पा रहा है, जीरो है सेकेंडरी से फ्लक्स, मतलब लिंक है नहीं दोनों के बीच में, कॉइल्स के बीच में, तो आपका k जीरो आएगा फिर, और k जीरो डालो तो आपका m भी जीरो आएगा ना। तो ओके, तो याद रखो इस फॉर्मूला को, m इज गिवन बाय k अंडर रूट ऑफ L1 इनटू L2। कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है इस फॉर्मूला में एक्चुअली, ठीक है। ओके, फिर भी या किसी को लगता है नहीं सर मुझे नॉलेज के लिए चाहिए, तो आप आज के काम करो, आप 1 पेज छोड़ दो, लीव 1 पेज, ठीक है। बाद में आप कभी रिमाइंड कराओगे तो मैं करा दूंगा फिर एट द एंड, जब टाइम रहेगा मेरे पास विल डू इट, फिलहाल पहले नीड नहीं है एज ऑफ नाउ, ठीक है। नोटेड दिस फॉर्मूला? yes यस ठीक है, हाँ। अब देखो तो अभी तक m की हमने काफी फॉर्मुलास बनाई है। बिफोर आई गो टू नेक्स्ट थिंग इन द m, कुछ पॉइंट्स मैं वापस बता देता हूँ m के बारे में, मतलब रिवीजन। फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी इज m टाइम्स करंट इन प्राइमरी, ये सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला है m की, ठीक है। एक फॉर्मूला हमने और बनाई थी, EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी इज माइनस m टाइम DIP बाय dt। सर ये फॉर्मूला कैसे आई? जो आपकी फर्स्ट फॉर्मूला लिखी है ना मैंने, फर्स्ट वाली, ये वाली फॉर्मूला, इसका डेरिवेटिव ले लो खाली, तब की सेकंड फॉर्मूला आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट मैंने m की फॉर्मूला बनाई, k अंडर रूट ऑफ L1 L2, ठीक है, ठीक है, क्लियर? हाँ, दिस वे इट इज, ओके, ठीक है। तो अभी m हो गया। अब मैं खाली m का पहले यूनिट बता देता हूँ, फिर m के बारे में आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ m, ठीक है, ठीक है। एक काम करो, यूनिट ऑफ m निकालने के लिए हम लोग सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे। EMF in secondary is m times DIP by dt। तो इसमें m की फॉर्मूला बनाओ, m will be E into dt divide by di ना। m कितना है? E into dt divided by di। E is in volts, E तो वोल्ट में रहेगा, dt टाइम है तो इट विल बी इन सेकेंड्स, di करंट है, चेंज इन करंट, तो ये एम्पियर में होगा, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, बराबर। अभी बता, ओम्स लॉ आपको आता है, वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है ओम्स लॉ के हिसाब से? वोल्ट अपॉन एम्पियर, resistance ओम्स, हाँ, V अपॉन I रेजिस्टेंस होता है, यूनिट वाइज, यूनिट के हिसाब से वोल्ट अपॉन एम्पियर यूनिट ओम्स हो जाएगा। ये लास्ट टाइम ही करवाया है, सेम है, यस ओम सेकेंड हो जाएगा। अगर जिनको याद है तो ये जो यूनिट आ रहा है ओम सेकेंड, ऐसा सेम यूनिट सेल्फ इंडक्शन का भी आया था। हेनरी, यस सर, आप चेक करो, नोटबुक आपके पास है, 2-3 पेज पलटो, आपको मिल जाएगा ये यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L, उसका भी यूनिट यही था, ओम सेकेंड था। और फिर मैंने क्या किया था, ओम सेकेंड को हटा के मैंने हेनरी लिख दिया था। हेनरी, तो हाँ, एम का यूनिट भी हेनरी है, जैसे एल का यूनिट है वैसा ही एम का यूनिट है, सेम कॉन्सेप्ट, हेनरी है, ठीक है। इट इज इन हेनरी, ओके, लिखा? yes sir ठीक है। तो एम म्यूचुअल इंडक्शन, आई थिंक आज समझ गया आपको आज, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर मैं एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम करा देता हूँ, उससे क्या आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि म्यूचुअल इंडक्शन से कैसे डील करते हैं। एक और छोटा सा न्यूमेरिकल, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मेनी टाइम्स इट कम्स इन द बुक्स, बहुत सारे बुक्स में मिलेगा आपको ये। देखो, सपोज ये एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, ओके, और इसको ज्यादा टर्न्स नहीं है, बस एक ही टर्न है, जस्ट इट हैज 1 टर्न। या एक काम करो, इसको N1 टर्न्स है, बाद में मैं N1 को 1 भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, इट हैज N1 टर्न सपोज, ओके। अब सी दिस, इसका सेंटर देखो, इसका सेंटर, इस कॉइल का सेंटर है, सेंटर के आसपास एक छोटा सा कॉइल मैंने और रखा है, ये देखो जो छोटी सी दूसरी कॉइल, इस दूसरी कॉइल बहुत छोटी है, ओके। इस कॉइल के N2 टर्न्स है, ओके। अब जो बड़ी वाली कॉइल है ना, बिगर कॉइल, उसका रेडियस है कैपिटल R, और जो छोटी वाली कॉइल है ना, उसका रेडियस है स्मॉल r। डायग्राम में सब दिख रहा है ना, ओके। अब मैंने क्या किया, जो बड़ी वाली कॉइल है ना, उसमें करंट पास किया ऐसे I1, ओके।
तो ध्यान से देखो डायग्राम, जस्ट ऑब्जर्व द डायग्राम जस्ट। क्या आसपास फ्लक्स बनेंगे क्या, मतलब करंट की वजह से फ्लक्स बनेंगे क्या इस कॉइल के आसपास? Yes. Yes, वो sir, जो yes. जो फ्लक्स बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, फ्लक्स बनेंगे, क्या थोड़े से फ्लक्स छोटी कॉइल से भी पास हो सकते हैं क्या, कि छोटी सी Yes. कॉइल से भी? Yes. सो Yes. फ्लक्स विल बी प्रोड्यूस बाय बिगर कॉइल। एक काम करते हैं, बिगर कॉइल को मैं प्राइमरी बोल देता हूँ, बिगर को प्राइमरी बोलता हूँ, छोटी कॉइल को सेकेंडरी बोल देता हूँ मैं। तो फ्लक्स आर प्रोड्यूस बाय प्राइमरी कॉइल, बिगर कॉइल, लेकिन वही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में से भी जा रहे हैं, मतलब दोनों कॉइल में लिंकेज तो है, लिंक तो है। तो मुझे इनका म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तुम इसको ऐसा बोल सकते हो कि मैक्सिमम लिंकेज है क्या इन दोनों के बीच में? मैक्सिमम लिंकेज तो नहीं लग रहा है, मतलब No. जो भी फ्लक्स प्राइमरी बनाएगी सारे के सारे फ्लक्स वाला वो सेकेंडरी से भी जाएंगे, ऐसा तो नहीं लग रहा है मुझे। हाँ, तो मैक्सिमम लिंकेज तो नहीं है। चलो अब कैसे निकालेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करो, लुक एट द करंट I1। प्राइमरी कॉइल में करंट है I1, तो इस करंट की वजह से आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। आई वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड B एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। B एट द सेंटर ऑफ द कॉइल निकालना है। आपका जो पहला वाला चैप्टर है ना, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म समथिंग, वो चैप्टर जो है, क्या नाम है उस चैप्टर का, मूविंग कॉइल वाला जो चैप्टर है, ठीक है, Charges and magnetism. हाँ, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, उसमें आपने ये फॉर्मूला बनाई है। B at the center of a current carrying coil, B is given by this formula, mu0 I by 2R। अगर n टर्न्स हैं कॉइल को तो इधर n भी मल्टीप्लाई होगा, mu0 Ni by 2R। ये क्या है मालूम है? It's a formula for B but not inside the solenoid, B at the center of circular coil, mu0 Ni by 2R। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पे मालूम है? सेंटर पे है, यहाँ पे सेंटर पे। मैंने क्या निकाल लिया, कितना B है। ओके, अब एक बात बताओ, थोड़ा सोच के आंसर देना। ये B है सेंटर के ऊपर, सेंटर पे इतना B है, B at the center into area of the second coil if I do, इससे क्या मिलेगा? ये टर्म से Flux क्या passing मिलेगा? through secondary coil. Flux to Flux. फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स Secondary 2। coil. लेकिन सपोज सेकेंडरी कॉइल को भी N2 टर्न्स हैं, तो इधर मैं N2 भी मल्टीप्लाई करूंगा Into फिर। N2. Yes. Yes. तो देखो मैंने N2 भी मल्टीप्लाई कर दिया, तब ये टोटल फ्लक्स बनेंगे। ओके, सो फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल आपके सामने है। इसमें खाली B का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, जो B का वैल्यू है, ऊपर लिखा है मैंने B का वैल्यू ना, तो B का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। B का वैल्यू है mu0, ये n कौन सा होना चाहिए, एनी आइडिया? N1. क्योंकि करंट तो प्राइमरी कॉइल में ना, तो ये प्राइमरी Yes. कॉइल के लिए लिखा है मैंने। B कौन प्रोड्यूस करेगा? प्राइमरी कॉइल ही प्रोड्यूस Primary. करेगी। I1. I1 भी आएगा, ठीक है। तो mu0 N1 I1 by 2R। ओके, ये A2 को मैं लिखूंगा पाई स्मॉल r स्क्वायर ना, और N2, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे ये बना ना, हमेशा ऐसे ही तरीके से आप फ्लक्स 2 फाइंड आउट किया करो। अब उसके बाद इसको इससे कंपेयर करो, फ्लक्स 2 इज गिवन बाय m टाइम्स करंट इन प्राइमरी ना, ये वाला फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी इज इक्वल टू m टाइम्स करंट इन प्राइमरी। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को खाली कंपेयर करो, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों का। ओके, राइट हैंड साइड में इक्वल ले लूंगा। राइट हैंड साइड जब इक्वल हो गए तो I1 दोनों में है, देखो I1 देख के कोई मुझे बता सकता है कि m का वैल्यू कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ m का? mu0 N1 Mu N2 pi mu not pi small r N1 square N2 upon pi 2r. r square upon 2r. 2R. ये है m का वैल्यू, वेरी गुड, करेक्ट इट इज। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ रहे हो आई एम श्योर, और अच्छे से लिखो नोटबुक में बना के अपने, ठीक है। टाइम, टेक योर टाइम बट फिनिश इन द नोटबुक प्रॉपर्ली। सर क्वेश्चन दिखाओ ना ऊपर। क्वेश्चन में क्या है, जो डायग्राम दिख रहा है ना सर्कुलर, वही बनाओ क्वेश्चन में, और खाली लिखो फाइंड द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स, बस उतना ही क्वेश्चन है। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स, क्वेश्चन उतना ही है। देखो इसमें बहुत सारी चीजें चाहिए। सबसे पहले आपको B इनसाइड द सोलेनॉइड निकालना होगा, नॉट सोलेनॉइड, B इनसाइड द कॉइल एट द सेंटर ऑफ कॉइल। ओके, और उससे आपको फिर फ्लक्स निकालने हैं, फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी। एक बार फ्लक्स मिल गए, फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी,
उसको फिर उससे कंपेयर करो, m टाइम्स करंट इन प्राइमरी से, कंपैरिजन से आ जाता है। अगर आपको याद है जो मैंने वो पहले किया था ना, मैक्सिमम लिंकेज वाला टॉपिक किया जिसमें दोनों कॉइल मैक्सिमम लिंक थी, उसमें भी मैंने यही प्रोसीजर अडॉप्ट करके m फाइंड किया था। मैंने पहले इनसाइड द सोलेनॉइड B निकाला, फिर फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी निकाले, और इसी तरीके से मैंने किया था उसमें भी। तो तरीका यही है करने का, पहले B निकालो, फिर फ्लक्स 2 निकालो, फिर दो इक्वेशन को कंपेयर करो, उससे m मिल जाएगा। ठीक है, समझा ये? सर सो दिस इज योर टॉपिक ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। मेरी सजेशन यही रहेगी, एक एक हफ्ते का गैप आ रहा है लेक्चर्स में, प्लीज बुक उठाओ और थोड़े से एमसीक्यू जो जो टॉपिक हो गए हैं हमारे, फैराडे लॉ हो गया है, लेंजिस लॉ हो गया है, ईएमएफ इंड्यूस, सेल्फ इंडक्शन, अभी म्यूचुअल इंडक्शन भी हो गया, जो भी टॉपिक हुए ना उसके ऊपर प्लीज एमसीक्यू या न्यूमेरिकल ट्राई मारो, थोड़े से करो क्वेश्चंस, नहीं तो ये टॉपिक डिफिकल्ट लगेगा फिर आगे चल के। ठीक है, और कुछ डाउट्स है तो पूछो अगले लेक्चर में, नो प्रॉब्लम। ओके, सो हियर वी स्टॉप लेक्चर। आज दो टॉपिक किए हमने, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर प्लस म्यूचुअल इंडक्शन टॉपिक। ठीक है, अगले